इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किशन भाई राम राम। अनिल भाई आपना भी राम राम। और कार्यक्रम किसान वाणी सुननी है सब भैया ना हमारी राम राम। किशन भाई जी के बात घणे दिन आए। देखिए अनिल भाई, घने दिना में तो आप ही दिखे मना, हम तो बीच बीच में एक आधी बार चक्कर भी लाते थे तो हम ही नजर आवा थे। बस के करें, कुछ तो जाडा घना हो रहा था। हाँ। और क्या करना, छोड़ घनी प्यारी लग गए। अच्छा है जी। तो बस जाडा भी घना हो रहा था, ये उम्र का भी तकाजा हो गया कृष्ण भाई। जी बिल्कुल। देखिए अनिल भाई, तो जो कह करा ना, आयु बढ़ने लग रही दिन प्रतिदिन, और इस कर का थोड़ा ठंड भी महसूस हुआ। भाई नो क्या करें कि भाई खेत क्यार भी देखना है, बिल्कुल, और पशु पसेरा भी देखना है, हाँ, और अपना आपा भी देखना है, और परिवार भी थामना है, बिल्कुल। तो आज न्यू बताओ, आज कार्यक्रम आप लेके क्या रहे हो? अनिल भाई देखिए, जिस तरह के नकरा बसंत ऋतु चलन हो रही, यानी कि अपना भी पता है, सब जाना है कि बसंत ऋतु जो है ना 1 तारीख होली कल ना, और 5 तारीख की बसंत पंचमी जी। और इस करके कह रहा भाई, आया बसंत और जाडा गया छंत। और इस मौसम में जोन सी आपा फसलों के जिक्र कराएंगे, एक तो हमारा करेंगे जिक्र बसंत कालीन मक्के की बिजाई। अच्छा। और इसके अलावा ही करेंगे कृत्रिम गर्भाधान के महत्व पर भी, यानी कि पशुओं के बारे में भी और खेत क्यार के बारे में, यानी कि दोनों के बारे में बात करेंगे। जी बिल्कुल। तो फिर लगे फिर मक्का के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लिया। बिल्कुल। तो इसमें सबसे बड़ी बात कृष्ण भाई आवा है कि जो मक्का है या जो भी हम फसल लेना चाह रहे हैं, बिल्कुल, सबसे बड़ी बात आवा कि एक तो उन्नत किस्मों का जिक्र। हाँ देखिए, पहला देखिए आप थे छोटे, पहला कोई उन्नत किस्म नहीं थी, जिन्हें हाइब्रिड कह रहा। पहला जो कुकड़ी थी, जिन्हें मक्की भुट्टे का, तो मक्की के भुट्टे, वो कुकड़ियां छोटी हो थी, देसी देसी, यानी कि आजकल उस देसी ना तो भूलने लग रहे, और जो कह रहा ना भाई हाइब्रिड का नहीं जान लग रहे, हाइब्रिड का नहीं जान लग रहे। और एक और बात है कृष्ण भाई इसमें कि भाई जो आपने देखा होगा कि भाई वो छोटी छोटी कुकड़ियां का भी वो कुछ सूप साप में गेर के। हाँ बिल्कुल अनिल भाई, देखिए आजकल जो है ना वो आगे मौसम आवेगा, और उस मौसम में फिर वो सूप भी देंगे, बिल्कुल, और फिर बारिश आवेंगी, उन बारिश में फिर उन्हें बूंद बूंद का भी देंगे। हाँ हैं। तो एक बात बताऊं आप, हाँ, आपने कदे सड़क के किनारे खड़े होकर वो, हाँ, बरसात का मौसम हो, टिप 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 है, और वह कुकड़ी खाई गरम गरम। बिल्कुल अनिल भाई, देखिए बारिश के में जो स्वाद है ना कुकड़ी खाने का, बस वो पूछा ना। ओहो, बस फिर मुंह में पानी आ गया। अब एक काम करो आप, हाँ, उन्नत किस्मों का जिक्र करो। हाँ देखिए अनिल भाई, जो है ना उन्नत किस्म, कई बार अपने जो कृषि वैज्ञानिक केंद्र है ना, वो भी कई बार सलाह देवा है कि भाई एक तो जो उन्नत किस्म है वो आपने बोनी चाहिए जी। और उन्नत किस्म जो सबसे बढ़िया है वो है HHM1। और इसके जो पकने का टाइम है अनिल भाई, वो रहेगा 103 दिन तक लेकर 108 दिन में या तैयार हो जाएगी, यानी कि लगभग 3-3.25 महीने के करीब इतना तो ले ही लेगी जी। और इसकी पैदावार का जिक्र करें तो ये 23 से लेकर 25 जो है ना क्विंटल प्रति एकड़ में निकल जाए जी। बहुत बढ़िया पैदावार दे रही है यह किस्म। और इसके गुणा को और जिक्र करूँ थोड़ा सा के लिए। नहीं, कौन सी किस्म है यह है HHM1। HHM1, हाँ, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से। बिल्कुल जी।
अच्छा, इसके मतलब आपने बता तो दिया कि भाई पैदावार भी बता दी, कितने क्विंटल, पकने का टाइम भी बता दिया, किस्म भी। इस किस्म में ऐसा क्या बात है किशन भाई? देखिए, इसके गुण भी बढ़िया है इसमें। एक तो पौधे इसके तकड़े हुआ, अच्छा, और मध्यम ऊंचाई के, हाँ, और भुट्टे के लंबे, वो कुकड़ी लंबी होगी, कुकड़ी लंबी हो जाएंगी, हाँ, दाने पीले होंगे, और वह थोड़े से पिचके से, अच्छा, हाँ, ऊपर ते। चलो, या तो किस्म भाई जो है वो भैया ने जो सुन ली। दूसरी किस्म का आप जिक्र कर रहे थे कि HM2, हाँ, HM2, हाँ, यह भी देखिए अनिल भाई जो है ना 108 दिन तक लेकर 112 दिन तक जो है ना यह पकने का टाइम लेवा, और 25 से 26 क्विंटल यानी कि 1 एकड़ में तो निकल जा जी। और इसमें भी यही खास बात है कि एक तो इसके जो भुट्टे हैं लंबे हैं, दाने भी लंबे, सफेद और चमकदार, और मक्के की जो मुख्य बीमारी है ना, जिस तरह के रतुआ का रोग है, इसमें नहीं लगता। अच्छा, इस किस्म में रतुए का रोग नहीं लगेगा। या जो किस्म आपने जिक्र करा या करा HHM2, और भी है गिनती की? हाँ, गिनती की और भी है। अच्छा, कौन सी? वह है अगली HM4। अच्छा, HM4, हाँ, यह भी 105 दिन तक लेके 108 दिन लेवा पकड़ने में, यानी कि लगभग 3.25 महीने, इतने का 3 महीने का बस, सबका। हाँ जी। और इसके जो भुट्टे हैं वो भी लंबे मोटे होंगे, दाने नारंगी रंग के होंगे, और बेबी कॉर्न खातर बहुत बढ़िया किस्म है। तो पहले जो कार्यक्रम की शुरुआत में हमने जो जिक्र करा कि भाई जो वो छोटे छोटे जो सूप में गेर का आप ले रहे थे ना, उनका आनंद वो यू है बेबी कॉर्न वाली किस्म HM4। ऐसा है कृष्ण भाई जी, ये बिका बहुत महंगी है। हाँ, क्योंकि जो बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स हैं, उनके अंदर इनकी बहुत डिमांड है। जो विदेशी आए हैं या जो मतलब हमारे मेहमान आए हैं विदेशी मेहमान, वो इस चीज़ को बड़ा पसंद करें, तो इसलिए ये महंगी है। तो जो भाई बेबी कॉर्न के लिए अपना जो किस्म लगाना चाहें, काश्त करना चाहें, तो वो HM4 का आप जो है वो कृषि वैज्ञानिक सिफारिश करें। बिल्कुल। और ये भी 1 एकड़ में से 6 से 8 क्विंटल निकल जाए। अच्छा, बेबी कॉर्न, हाँ, बेबी कॉर्न न्यारा निकलेगा और भुट्टे न्यारे निकलेंगे। बिल्कुल जी। देखिए, कई बार तो आप उसका बेबी कॉर्न के रूप में बेच दे, और कई बार जो है ना वो कुकड़िया ना भून का बेच दो। हाँ, उबाल के बेच दो, भून के बेच दो, यानी कि जैसा जिसका सूत बैठा है उस तरह का अपना कर लो। और ब्याह में देखा नहीं आपने, रेडी के ऊपर के खाए करो, तब कई बार गया में थारे गिला वह भुने दाने, हाँ, बेबी कॉर्न ना, बेबी कॉर्न अलग है कृष्ण भाई। हाँ, बेबी कॉर्न तो वो छोटी छोटी हुआ है, हाँ, और जो आप जिनका जिक्र कर पॉपकॉर्न, अच्छा, आप भूल गए थे। वो पॉपकॉर्न खाओ, बहुत खुश होगा। बहुत 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 बढ़िया। हाँ। अच्छा, एक किस्म आप और जिक्र कर रहे थे जो अच्छा, शंकर जो किस्म, अच्छा, HQPM1। अच्छा, इसका बताओ कि हिसाब किताब है। हिसाब किताब तो उन जैसा ही है इसका। अच्छा। यानी कि वही 108 दिन तक लेकर 110 दिन तक या टाइम पकड़ने में, 3 महीना, 3.25 महीने का टाइम ले लेगी, और 24 से लेकर 26 क्विंटल 1 एकड़ में निकल जाए। अच्छा। और इसकी खास बात पता खास बात की है, एक तो उच्च गुणवत्ता वाली आया, पौधे लंबे होंगे, मजबूत होंगे, और भुट्टे भी इसके लंबे होंगे, और मध्यम मोटाई वाले, और दाने पीले और हल्के थोड़े से पिचकी हुए। यह इसकी खास बात है। यानी कि जैसे कि HSM1 में आपने जिक्र करा। हाँ। और इसमें कृष्ण भाई अगर हम बात करें तो मिट्टी, खेत की मिट्टी का अगर बात करें, खेत की मिट्टी का अगर हम चयन करना है, खेत हमने जो लेना है वो अगर हमने मक्का लगानी है और उसमें उत्पादन ज़्यादा लेना है, तो रेतीली और दोमट मिट्टी, अर्ध दोमट मिट्टी, जहाँ से पानी की निकासी ज़्यादा हो, बिल्कुल, तो वो खेत जो है वो हमने चुनना है। और इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि जब भी आप इसका खेत को तैयार कर रहे हैं तो उसमें क्या करना है, एक तो लैंड लेवल लेजर, अच्छा, उसने एक सरिया जो है खेत ने करके, और खेत की मिट्टी और केल की गेल जो है, पानी की भी जो जांच जो है वो जरूर करवा ले। बिल्कुल। लैंड लेवलर का मतलब ये है कि भाई उस खेत का जो किला है, मान लो उबड़ खाबड़ हो भी रही है तो एक सरी करनी, उसमें कई ढाल की बचत है कृष्ण भाई के। एक तो पानी की बचत हो, हाँ, एक जो पानी अगर कई बार हम दे है ना, तो उसमें क्या है
कि पानी एक सरिया जो है एक कोण तलेगा, दूसरी कोण पर चलेगा। हाँ बिल्कुल। और जो पानी, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो कि पानी की किल्लत ज़्यादा होने लगी है। बिल्कुल। और पानी हमने बचाना है, तो इसलिए लैंड लेवल जो लेज़र है, लैंड लेवल लेज़र जो है उसका हमने इस्तेमाल करके हमने खेत को संभाला। बिल्कुल। अब बात आवे है कि जो बिजाई का जो टाइम है, अच्छा, टाइम 1 फरवरी यानी कि काल से लेके और 10 मार्च तक, यानी कि 1 महीना 10 दिन है। तो 1 फरवरी से लेके 10 मार्च के बीच में हम कभी भी अपना जो मक्का की बसंतकालीन की अगर हमने बिजाई करनी है तो इस समय, ये समय जो है वो बहुत बढ़िया है। अब बात आवे है कि बिजाई का जो तरीका है, बिजाई का जो तरीका है वो हमने जो मेंढ पे बिजाई करने से जो अंकुरण जो है ज़्यादा होगा। हाँ, यानी कि भाई डोल पे अगर हम लगाओगे तो अंकुरण ज्यादा होगा। और जो बीज है ना डोलों के ऊपर, अच्छा, वो दक्षिण दिशा में 4 से 6 सेंटीमीटर और समतल बिजाई में यानी कि 3 से 4 सेंटीमीटर गहरा होना है। बिल्कुल। लैंड से लैंड की जो दूरी रखनी है वो 75 सेंटीमीटर रखनी है, और पौधे से पौधे की दूरी जो है वो हमने 20 सेंटीमीटर रखनी है। इस बात का हमने जरूर ध्यान रखना है। बिल्कुल। और पौधों की जो संख्या है ना, हाँ, लगभग 26,000, 27,000, 26,500, बिल्कुल, यानी कि 26 और 27,000 के बीच में 1 एकड़ में जो है हम रख सके। तो यह तो रही बिजाई की बात। और अनिल भाई थोड़े से बीज उपचार के अब जिक्र कर लें। हाँ बिल्कुल, बीज उपचार बहुत जरूरी है। हाँ, देखिए जो बीज जनित है या फिर जो मिट्टी जनित रोग हैं उनको जो है ना कीट से बचाने खातिर भाई बिजाई को बीजने से पहला जो है ना जो बीज है हमारा फफूंदनाशक और कीटनाशक से उपचारित जरूर करना। हाँ, थीरम है, एक दवाई और है, या जो भी बताओ है कृषि वैज्ञानिक, उस हिसाब से जो है वो हमने दवाई का जो प्रयोग करना है। और इसमें जो एक और बात है दीमक, हाँ, और एक प्रोमाखी, हाँ, उसके लिए हमने इमिडोक्लोरोपिरेट बिल्कुल 7 ग्राम दवाई लेनी है। वो 7 ग्राम दवाई पर किलोग्राम बीज के हिसाब से, यानी कि अगर जितने किलोग्राम बीज, 1 किलोग्राम में 7 ग्राम दवाई लागे। हाँ, 7 ग्राम दवाई डालनी है। हाँ, इससे जो है ना हमने बीज का उपचार करना है। बिल्कुल। और रोगों से बचाने के लिए जैसे कि जिक्र करें थीरम है या कैप्टान है, थीरम 4 ग्राम लेनी है 1 किलो के हिसाब से। बिल्कुल। और कैप्टान जो दवाई लेनी है वो लेनी है 2.5 ग्राम 1 किलो के हिसाब से, यानी कि 1 किलो अगर बीज है तो 2.5 ग्राम दवाई लगेगी। उस हिसाब से जो है अपना अनुपात बना के हमने बीज को उपचारित करना बहुत जरूरी है। और बीज की मात्रा जो है ना अनिल भाई वो लेनी है 1 किलो वास्ता 7 से लेकर 10 किलोग्राम वो अपना बीज लेना, ताकि जो पौधे की संख्या है ना वो पूरी हो सके, यानी कि 26,000, 26,500, 27,000 के बीच में रहे। और खाद की बात करें तो इसमें बसंतकालीन जो मक्के की जो ज्यादा पैदावार लेने खातिर भाई गोबर की खाद और रासायनिक जो उर्वरक है इनकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी इसमें। बिल्कुल। और कई ग्राम भाई गोबर की जो खाद लेनी आपने लेनी अच्छी गड़ी सड़ी और 6 टन प्रति किले के हिसाब से आपने उसमें वो डालनी है। किशन भाई, जो आपने गोबर की खाद का जिक्र करा ना, वो खाद जो है लगभग 6 महीने पुरानी हो तो बहुत बढ़िया है, जिस तरह वो काली हो जाए। हाँ। क्योंकि अगर हम जो बिना तैयार करी हुई खाद अगर अपने खेत में डाल लेंगे तो दीमक जो है वो बहुत जल्दी आएगा और हमारे जो बीज है, जो पौधे हो रहे हैं, उनको खत्म कर देगा। और इसी तरह अनिल भाई खरपतवार नियंत्रण का जिक्र करें तो इसमें एट्राजीन 400 से लेकर 600 ग्राम प्रति एकड़ 200 से लेकर 250 लीटर पानी में घोलकर बिजाई के 1-2 दिन के बाद या फिर खरपतवार अंकुरण से पहला छिड़काव जरूर करें। हाँ किसान भाई, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो भी आप जो किशन भाई ने दवाई बताई एस्ट्राजीन 400 से 600 ग्राम दवाई जो है 1 एकड़ के हिसाब से हमने लेनी है और 200 से 250 लीटर पानी में मिलाना है। बिल्कुल। पानी की मात्रा
ना कम करें ना ज्यादा करें, ना दवाई की मात्रा कम ज्यादा करें। तो कृष्ण भाई ये तो आपने मक्का का जिक्र करा, और आप मेरा इशारा समझ गए होंगे और भाई भी समझ गए होंगे। बिल्कुल। तो एक रागनी भैया ने सुनवा दे। बिल्कुल। तो सुनते हैं ये रागनी। इस्ते सुथरे और बतेरे बल्ला के छोरा के तोड़े में अच्छी भी न लागी अंजना पवन भूप के जोड़े में। इससे सुथरे और बतेरे के छोरा के तोड़े में अच्छी भी न लागी अंजना पवन भूप के जोड़े में। इससे सुथरे और बतेरे अपने हाथा आप मरे से अंजना मत कर चाड़ा पवन भूप में 60 कमी से कर शादी कटाड़ा। वो से रात अंधेरी सा तेरा तेरा रूप उजाड़ा तू से कोई सफेद हंसनी वो बिल्कुल का डकाड़ा। तू तो संगमरमर की टुकड़ी से संगमरमर की टुकड़ी से वो पासिंग पुछे रोड़े में। इससे सुथरे और बतेरे के छोरा के तोड़े में अच्छे दिन लगे अंजना पवन भूप के तोड़े में। इससे सुथरे और बतेरे अकलबंद होशियार भतेरी क्यों दाहूं हद करगी। इतना बुंडा बरटोया से अंजना कति ढसरगी। दुख में सजा करण लागगी न्यूते मेरे जरगी। मने बता दे अंजना लड्डो क्या के ऊपर मरेगी। वो कोई दुखिया माखी भिण के कोई दुखिया माखी भिण के हाँ दांत खाज के फोड़े में। इससे सुथरे और बतेरे के छोरा के तोड़े में अच्छे दिन लगे अंजना पवन भूप के तोड़े में। इससे सुथरे और बतेरे पढ़ी लिखी घनी शानी से तन मिल जागा कोई छैली सा। सारी दुनिया तने घुमा दे ले जागा कोई गैली सा। सब चीजा की मौज रहे मिले राजा का रंग महल सा। दासी बंदी नखरे उठे बेशक कर ले फैल सा। जितना चावे माल बरतिए जितना चावे माल बरतिए के फायदा हाथ सकोड़े में। इससे सुथरे और बतेरे के छोरा के तोड़े में अच्छे दिन लगे अंजना पवन भूप के तोड़े में। इससे सुथरे और
सिंह की गल्ला चले ते बिजली पड़ जा जाटा में सर पे बरोटा गोडे टूट जा कोस कोस की बाटा में करे लामणी छले पड़ जा हाथ फूट जा टाटा में जय हो जावार जुआरा नहाली खाल तार ले साटा में मेम साहब रह छींटा में छींटा मेम साहब रह छींटा में छींटा आंखों पर माची चोड़े में इससे सुथरे और बतेरे के छोरा के तोड़े में अते बेला के रजड़ा ओ पवन रूप के तोड़े। किशन भाई, ये तो आपने रागनी बहुत बढ़िया सुनाई, इस्ते सुथरे और बतेरे। क्रमपाल और साथियों की आवाज़ में ये रागनी थी। और मौसम का थोड़ा जिक्र कर लें कृष्ण भाई। हाँ बिल्कुल अनिल भाई, करो। मौसम जो है वो कह रहा है कि अधिकतम तापमान आज का रहा 13.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहा 7.2 डिग्री सेल्सियस। और हवा में जो नमी की मात्रा है वह रही 100%। और 2 तारीख तक के मौसम के बारे में अनुमान है कि खुश रहेगा और तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की बढ़ोतरी होगी और हवा की गति ज़्यादा रहने का भी अनुमान है। 3-4 तारीख को कहीं कहीं हल्की बारिश होने की भी संभावना है। अच्छा अनिल भाई, तो कल के कार्यक्रम का आप जिक्र कर रहे थे। बिल्कुल। तो अनिल भाई, कल जो अपना कार्यक्रम रहेगा वो रहेगा फोन इन, क्योंकि कल दिन है मंगलवार और इस दिन हमारा विषय रहता है फोन इन पे और विषय है पतझड़ वाले बाग लगाना। विशेषज्ञ रहेंगे डॉक्टर देवेंद्र चहल। और जो भाई अपना बाग से संबंधित जो सवाल हैं वो डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं कल। और अब थोड़ा सा जिक्र कर लें आज का एक और जो विषय है उसके बारे में, यानी कि जो कृत्रिम गर्भाधान है कृष्ण भाई जी, उसके बारे में अगर थोड़ा सा जिक्र करें तो कृत्रिम गर्भाधान जो है बहुत ज़रूरी लगा लीजिए उनके लिए जो भाई पशु पाल रहे हैं। बिल्कुल। और अगर एक बार भी पशु खाली हो गया ना तो बहुत नुकसान हो जाए पशुपालक भाई। हाँ। तो इसलिए गर्भाधान जो कृत्रिम गर्भाधान है उसके लाभ जो है वो उनका अगर हम जिक्र करें तो कृत्रिम गर्भाधान जो है वो ऐसी तकनीक है जो श्रेष्ठ यानी कि अच्छे गुणों वाले सांड को अधिक से अधिक प्रयोग में हम कर सकें। प्राकृतिक विधि से अगर हम सांड द्वारा एक साल में 50 से 60 गाय या भैंस जो है वो हम ज्ञापन करवा सकते हैं, लेकिन कृत्रिम गर्भाधान विधि से हम एक सांड से लगभग हजारों की संख्या में जो है गाय या भैंसों को जो है वो हम ज्ञापन करवा सकते हैं। और देखिए अनिल भाई, इसी विधि में एक तो जो पशुपालक भाई है उनको धन की बचत होगी, बिल्कुल, दूसरा श्रम की भी बचत होगी, क्योंकि जो पशुपालक को सांड पालने की जरूरत नहीं है। हाँ, कई बार कह दिया ना भाई जोटा छोड़ दिया। हाँ। तो अब ऐसी ज़रूरत नहीं है। तो अपने नज़दीक का जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है या जहाँ भी अपना जो पशुपालक भाई अपना जो नज़दीक का जो भी पशु विभाग है या डांगराड़ा अस्पताल है उसमें जाकर इस विधि से अपने पशु को नए दूध जो है वो करवा सकें। और इसी तरह अनिल भाई, कृत्रिम गर्भाधान में बहुत दूर यहाँ तक कि जो विदेशों में अपने उत्तम नस्ल और अच्छे गुण वाले सांड है उनके भी वीर्य को भाई गाय या भैंसों के प्रयोग करके लाभ उठाया जा सका है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि कृष्ण भाई जो इस समय जो मुर्रा नस्ल की हमारी भैंसें हैं, हाँ, बिल्कुल, वो विदेशों में भी काफ़ी प्रचलित है। हाँ, क्योंकि ज़्यादा दूध देने की वजह से भी, और इसका जो कद काठी है वो भी बहुत अच्छी है। और इसमें जो है कई बार हम देखें ना वो जो काटड़े हैं बछड़ू हैं या वो कुछ उनमें तकनीकी खराब भी लगा लो या किसी का पैर मुड़ा हो जाए, हाँ, किसी का, तो वो जल्दी जो है उनकी मृत्यु दर जो है वो बहुत ज़्यादा हुई थी। बिल्कुल। तो इसलिए जो कृत्रिम गर्भाधान है उसका अगर हम अपने जो नई तकनीक है तो पुरानी तकनीक, हाँ, लेकिन इसका जो हमने जो नतीजा है जो रिजल्ट है
वो बहुत ही अच्छा जो है वो हमने मिल जाए। और इसी तरह अनिल भाई जो अति उत्तम सांड है उनका जो वीर्य है उसकी मृत्यु के बाद भी भाई प्रयोग कर सके हैं। हाँ, यानी कि उसको हम फ्रीज कर सके हैं। हाँ, उसको जो है ना हम कई तरह से जो है ना हम उसको प्रयोग में ला सके। और यहाँ तक कि जो कृत्रिम गर्भाधान में जो सांड के आकार या फिर भार का मादा के गर्भाधान के समय कोई फर्क भी नहीं पड़ता जी। और इस विधि में विकलांग चाहे गाय हो भैंस है इनका प्रयोग भी प्रजनन के लिए करा जा सकता है। बिल्कुल, क्योंकि कई बार जब हम भाई पशु तो हमारा टेढ़ा मेढ़ा है तो ये प्रजनन कहाँ से कर पाओगे, कहाँ इसको नए दूध करवाओगे। लेकिन अब जो है नई तकनीक आने की वजह से इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने पशु को जो अगर कोई ऐसा पशु है भी आपके पास तो आप उसको नए दूध करवा के और अच्छा मुनाफा जो है वो भी आप ले सकें। और इसी तरह जो कृत्रिम गर्भाधान विधि से नर से मादा और मादा से नर में जो फैलने वाले संक्रामक रोग हैं उनसे भी बचा जा सका है। और इस विधि में सफाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा और जिससे मादा की जो प्रजनन की बीमारियां हैं काफी हद तक कमी उनमें आ जाएगी और गर्भधारण करने की जो डर है भाई वो भी उसमें से घट जाएगा, यानी कि कोई खतरा नहीं है। हाँ, यानी कि कई बार हम देखे थे ना कि भाई कई तरह की जो बीमारियां हैं वो अपने पशु को लाग जाती, तो एक तो बीमारियों से बचेगा और जो हमने जो बच्चा मिलेगा वो तंदुरुस्त मिलेगा, अच्छी नस्ल का मिलेगा, चाहे वो भैंस है चाहे हम गाय हैं, किसी का भी हम अगर कृत्रिम गर्भाधान हम करवा रहे हैं। और इसी तरह इस विधि में जो है ना पशु का जो प्रजनन रिकॉर्ड है अनिल भाई उसको रखने में भी आसानी होगी। बिल्कुल, और इससे जो है ना हमने अच्छा मुनाफा भी मिलेगा, अच्छा पशु भी मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा दूध भी जो है वो हम ले सकें। और कृष्ण भाई जी, इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो कृष्ण भाई जी, भाइयों से ले इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।